हेलो एंड वेलकम टू रेडियंट एकेडमी। मैं अमोल चेपे आप सभी का स्वागत करता हूं रेडियंट एकेडमी के इस स्पेशल एडिटोरियल एनालिसिस के क्लास में। अब हम जो ये एडिटोरियल एनालिसिस का क्लास लेते हैं इसमें हम रोज एक एडिटोरियल पे चर्चा करते हैं, राइट। और उससे पहले 10 नए वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। अभी क्या है कि आज हम द हिंदू का एडिटोरियल नहीं लेंगे, आज हम इंडियन एक्सप्रेस में का एक एक्सप्रेस व्यू नाम से उनका आर्टिकल आता है वो लेंगे। थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा, एक नए टॉपिक पे हमें चर्चा भी करने मिलेगी और थोड़ा सा अनबायस्ड टाइप का एडिटोरियल रहेगा तो आपको भी सुनने में ज़्यादा मज़ा आएगी। एडिटोरियल जो है वो है एस श्रीजेश इन पे लिखा हुआ, और एस श्रीजेश ने अभी हॉकी से रिटायरमेंट ली है, इंटरनेशनल हॉकी से। तो उनकी जो 16 नंबर की जर्सी पहन के वो 25 साल हॉकी खेले, उस 16 नंबर की जर्सी को हॉकी इंडिया ने रिटायर कर दिया है। तो इसी टॉपिक पे आज का एडिटोरियल है, तो हम आज वो एडिटोरियल देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस। फर्स्ट इज दैट फ्रॉम 12th of August अ न्यू फाउंडेशन बैच हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। ये बैच सुबह 10 से 12 में चल रही है। जिनको बेसिक से इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग पढ़ना है उनके लिए ये बैच है। अगर आप बेसिक लेवल क्लियर कर चुके हैं, आपको ऐसा लगता है कि अब एग्जाम के लेवल की प्रिपरेशन करना ज़रूरी है, तो एक बैच आपके लिए 20 तारीख से 20 अगस्त से शुरू हो रही है और उसका समय रहेगा शाम में 5:30 से 8 बजे तक। ये है बैंकिंग एडवांस कोर्स। इट विल स्टार्ट एट 5:30 PM इन द इवनिंग एंड इट विल स्टार्ट ऑन 20th of August। तो ये हो गई दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। चले, लेट अस नाउ मूव ऑन टू दी क्लास। सबसे पहले एज वी डू रेगुलरली आपके सामने एक वर्ड है जिसका हम पहले मीनिंग देखेंगे। आज का जो पहला वर्ड है हमारे सामने वो है म्यूंडेन। म्यूंडेन है। चलो तो म्यूंडेन का सेंटेंस पढ़ेंगे। क्या दिया है? शी फाउंड हरसेल्फ बोर्ड विथ म्यूंडेन टास्क्स ऑफ हर ऑफिस जॉब। उसने खुद को बोर होता हुआ महसूस किया म्यूंडेन टास्क की वजह से, ऐसे टास्क जो रिपीटेटिव थे। जब टास्क रिपीटेटिव हो जाए उन्हें हम म्यूंडेन टास्क कहते हैं। रिपीटेटिव होने की वजह से बोरिंग होना है ना, या उसमें इंटरेस्ट ना आना, उसे कहेंगे हम म्यूंडेन, है ना। चलो तो मीनिंग क्या है? मीनिंग इसका लैकिंग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट, डल। इंटरेस्ट की कमी होना, एक्साइटमेंट होना, डल होना। और बेसिकली ये म्यूंडेन तब कहेंगे हम स्पेशली जब लैक ऑफ इंटरेस्ट तो हो, पर इट इज बिकॉज ऑफ दी रिपीटेटिव एक्शंस। वही वही एक्शंस जब आपको करनी पड़े और इंटरेस्ट उसमें कम हो जाए तो उसे हम म्यूंडेन कहेंगे, ठीक है। सिनोनिम क्या होगा इसका? इसका सिनोनिम होगा ऑर्डिनरी, कॉमन प्लेस या रूटीन। रूटीन काम चल रहा है, ऑफिस का जॉब कैसे होता है? रूटीन चल रहा है, 10 बजे जाओ, 6 वापस आओ, वही काम वही काम, वही वही काम को हम कहेंगे म्यूंडेन। कैसे काम कर रहे हैं? अभी म्यूंडेन टास्क चल रहे हैं, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? एक्स्ट्रॉर्डनरी, ऐसे काम जो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी हो, एक्साइटिंग हो या यूनिक हो, राइट। तो आपके जैसा काम कोई और कर नहीं रहा है तो वो यूनिक काम है ना। अदरवाइज अगर आप वही काम कर रहे हो जो सब लोग कर रहे हैं तो फिर आप म्यूंडेन टास्क में इन्वॉल्व हो, राइट। समझ गए? म्यूंडेन समझ गया? ऐसी चीज जो रिपीटेटिवली करो और उससे बोर हो जाए उसे कहेंगे हम म्यूंडेन। चले नेक्स्ट वर्ड पे। चलो द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज इनएविटेबल। अब दिस इज अ वर्ड दैट यू मस्ट हैव read a lot of times, you must have also heard this word lot of times। इनएविटेबल क्या मतलब होता है? इनएविटेबल का ऐसी चीज जिसको, ऐसी घटना या ऐसी चीज कुछ भी जिसे रोक नहीं सकते, जिसका होना तय है ना। समथिंग दैट विल हैपन, पक्का, दैट इज कॉल्ड इनएविटेबल। चलो क्या है सेंटेंस? आफ्टर वीक्स ऑफ हेवी रेन द फ्लडिंग ऑफ द रिवर वॉज इनएविटेबल, है ना। हफ्तों तक बारिश चलती रही, इसीलिए रिवर में फ्लडिंग होना तो तय था। तो कुछ भी होना अगर तय है तो उसे कहेंगे हम इनएविटेबल। समथिंग दैट इज सर्टनली गोइंग टू हैपन इज इनएविटेबल, ठीक है। चलो मीनिंग देखेंगे इसका। सर्टन टू हैपन, जैसे अभी कहा है ना, जिसका होना तय है। अनअवॉइडेबल, जिसको रोका नहीं जा सकता। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? अनअवॉइडेबल, ये तो यहीं दिया हुआ है। इनएस्केपेबल, एस्केप का मतलब भाग जाना, जिससे भागा नहीं जा सकता वो हो गया इनएस्केपेबल, ठीक है। आप उससे भाग नहीं सकते, वो तो होना ही है। या
सर्टन, सर्टन मतलब जिसका होना तय है। ठीक, क्लियर। एंटोनिम क्या हो गया? जिसका होना तय नहीं है। एस्केपेबल, एस्केपेबल अगर ले लिया आपने तो क्या होगा? वो एंटोनिम हो जाएगा उसका। या अवॉइडेबल, जिसको आप अवॉइड कर सकते हो। प्रिवेंटेबल, जिसे रोक सकते हो। या अनसर्टन, जिसका होना तय नहीं है, कुछ नहीं कहा जा सकता, वो हो गया अनसर्टन। समझ गए? तो इनएविटेबल मीन्स व्हाट? इनएविटेबल मीन्स समथिंग दैट इज सर्टनली गोइंग टू हैपन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलो। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस, ठीक है। चलो लेट अस रीड द सेंटेंस। द इंस्ट्रक्शंस वेयर एम्बिग्यूअस लीडिंग टू कंफ्यूजन अबाउट हाउ टू प्रोसीड। जो इंस्ट्रक्शंस मिले थे वो एम्बिग्यूअस थे। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है अनक्लियर, अनक्लियर या ऐसा जिसके काफी मतलब निकाले जा सकते हैं, उसे कहते हैं एम्बिग्यूअस। समझो मैंने आपको कोई एक ऐसा वर्ड दे दिया जिसके 2-3 मतलब हो सकते हैं और उसको सिनोनिम करके पूछ लिया, तो फिर वो कंफ्यूजिंग हो गया आपके लिए, फिर वो क्या हो गया? एम्बिग्यूअस हो गया। समथिंग विच इज कंफ्यूजिंग बिकॉज इट हैज मल्टीपल मीनिंग्स। उसके 2-3 मीनिंग्स या उसके 2-3 इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, ऐसे वर्ड को हम एम्बिग्यूअस कहेंगे। या ऐसी चीज को हम एम्बिग्विटी भी कहते हैं। देयर इज एन एम्बिग्विटी, है ना। द थॉट्स यू आर एक्सप्रेसिंग आर एम्बिग्यूअस और देयर इज एन एम्बिग्विटी इन योर थॉट्स। एम्बिग्विटी मतलब 2-3 मीनिंग निकल रहे हैं उसके, मैं एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। ठीक है, अरे भाई कहना क्या चाहते हो, अगर ऐसा सवाल किसी पे आ जाए तो समझ लेना वो चीज क्या है, एम्बिग्यूअस है। ठीक, तो मीनिंग क्या होगा इसका? ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, जिसके एक से ज्यादा मतलब निकले। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या? मतलब, है ना, का मतलब क्या है? हैविंग अ डबल मीनिंग। अब डबल मीनिंग, जो आपके दिमाग में डबल मीनिंग सोच रहा है वो डबल मीनिंग की बात नहीं है, यहाँ पे लिटरली डबल मीनिंग की बात हो रही है। मतलब एक से ज्यादा किसी वर्ड के अर्थ होना, दैट इज डबल मीनिंग, राइट। चलो सिनोनिम क्या होगा इसका? वेग। वेग का मतलब क्या होता है? वेग मतलब ऐसा ही हवा में कुछ भी बोल दो, दैट इज वेग। बिना सिर पैर की चीज इज कॉल्ड एज वेग। कुछ भी इज वेग, ठीक है। अनक्लियर या अनसर्टन। ठीक, एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? क्लियर, डेफिनेट या एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब स्पेसिफाई की गई चीज, दैट इज एक्सप्लिसिट। समझ गए? एम्बिग्यूअस का मतलब समझ गया? एम्बिग्यूअस मतलब एनीथिंग विच हैज more than one meaning and because of it it creates confusion, that is ambiguous. Chalo, let us now move on to the next word. Next word is ostentatious. कौन सा है? ostentatious. ostentatious is basically अपने पास जो भी संपत्ति है या कुछ भी है, कुछ भी अगर आपके पास है और आप उसका वल्गर डिस्प्ले कर रहे हो। वल्गर डिस्प्ले का मतलब विभत्स तरीके से लोगों के सामने वो चीज़ को पेश कर रहे हो, दिखा रहे हो, तो उसे ऑस्टेंटेशियस कहते हैं हम। ठीक है, देखो सेंटेंस पढ़ेंगे, इससे ध्यान में आएगा आपको। द बिलियनियर्स, बिलियनियर मतलब उसके पास बहुत पैसा है भैया, राइट। तो बिलियनियर्स ऑस्टेंटेशियस मैंशन, कैसा मैंशन है उसका? ऑस्टेंटेशियस है। वॉज फिल्ड विद गोल्ड एंड मार्बल। ठीक है, उसमें बहुत सारा सोना और बहुत सारा मार्बल लगा हुआ था, राइट। मतलब बिलियनियर का जो मैंशन है, मैंशन का मतलब क्या? बंगला, है ना। बंगला जो है वो गोल्ड लगा हुआ था, मार्बल लगा हुआ था। इसका मतलब है उसे दिखावा तो करना है पैसे का। देखो, पैसे का दिखावा करना या कोई भी चीज का दिखावा करना, उसके तरीके अलग हो सकते हैं। किसी चीज का दिखावा करो लेकिन सटल तरीके से। सटल मतलब बारीक तरीके से, छोटी छोटी चीजों से लोगों को पता चलेगा कि आपके पास भाई बहुत पैसा है, ये भी हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कि बहुत वल्गर तरीके से बताओ, यानी कुछ भी कर डालो दिखाने के लिए कि हमारे पास पैसा है, कुछ भी, है ना, जो आंखों में शायद अच्छा ना लगे, लोगों को चुभे, ऐसी चीजों को कहेंगे हम ऑस्टेंटेशियस। ठीक है, अभी हमने अंबानी के यहाँ की शादी देखी, सभी ने देखी, मतलब जितना सोशल मीडिया में देखा उतना वहां जाके तो मैंने तो नहीं देखी, भैया आपने देखी होगी तो पता नहीं, पर दैट वॉज नॉट ऑस्टेंटेशियस, इतना वल्गर डिस्प्ले नहीं था। ठीक है, ऑल तो सब लोगों को बुलाया था। आई डोंट थिंक दैट इट वॉज अ डिस्प्ले ऑफ व्हाट दे हैव, बट इट वॉज नॉट ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस मतलब
कुछ भी करो, बहुत पैसा खर्चा करो और कुछ भी करो जो जनरल लोग नहीं करते, ऐसी चीजें करो, दैट इज ऑस्टेंटिशियस। समझ गए? चलो, तो मीनिंग क्या होगा इसका? कैरेक्टराइज्ड बाय वल्गर और प्रिटेंशियस डिस्प्ले, प्रिटेंड करना, जानबूझकर ऐसे बताना कि हमारे पास भाई बहुत पैसा है। डिजाइन टू इम्प्रेस और अट्रैक्ट नोटिस, लोगों ने देखना चाहिए, इसलिए कुछ भी और कैसा भी पैसा खर्चा करो, दैट इज ऑस्टेंटिशियस। सिनोनिम क्या होगा इसका? शोई यानी दिखावा करने वाली चीजें, फ्लैम्बॉयंट है ना, फ्लैम्बॉयंट का मतलब बहुत ही स्टाइलिश, एक्स्ट्रा स्टाइलिश, ऐसा हो गया वो फ्लैम्बॉयंस है। जहाँ पे बहुत दिखावा करने की कोशिश हो रही है, जैसे क्रिकेट में हम देखते हैं ना, कोई शॉट मारने की, यानी शॉट भले ही मारना है लेकिन वो इतना स्टाइल से मारे कि वहाँ पे वो अलग ही स्टाइल दिखे, दैट इज फ्लैम्बॉयंस। एक्स्ट्रावैगेंट, जरूरत से ज्यादा कोई चीजों का दिखावा करना, दैट इज एक्स्ट्रावैगेंट। एंटोनिम क्या होंगे? मॉडेस्ट, मॉडेस्ट मतलब बहुत लिमिटेड जो भी रिसोर्सेस है उसमें करना, रिस्ट्रेन्ड खुद को रोकना, अंडरस्टेटेड यानी ऐसे करना कोई भी चीज का, ऐसे कोई भी चीज ऐसे करना कि जो एक अंडरस्टेटमेंट हो, यानी आप कर तो बहुत बड़ा सकते हो लेकिन आपने फिर भी डाउन टू अर्थ रह के उसे करना चूज किया, दैट इज अंडरस्टेटेड। समझ गए? तो ऑस्टेंटिशियस समझ गया पक्का? विभत्स तरीके से दिखावा करना, दैट इज ऑस्टेंटिशियस। चलो, नेक्स्ट वर्ड इज प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक, बहुत बार आपने प्रैग्मेटिक अप्रोच के बारे में सुना होगा, यहां पे भी प्रैग्मेटिक अप्रोच यही वर्ड दिख रहा है। जनरली किसी चीज को सॉल्व करने के तरीके होते हैं, एक तरीका होता है जो थ्योरेटिकल होता है, दूसरा तरीका होता है प्रैक्टिकल अप्रोच। वो प्रैक्टिकल अप्रोच को कहते हैं प्रैग्मेटिक अप्रोच, है ना। सारी चीजों का ख्याल रख के, ध्यान रख के किसी चीज को अच्छे से प्रॉपरली सॉल्व करना, दैट इज प्रैग्मेटिक अप्रोच। ही टुक अ प्रैग्मेटिक अप्रोच टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम, फोकसिंग ऑन व्हाट कुड बी डन इमीडिएटली। He took pragmatic approach to solving the problem, उसने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कैसा अप्रोच लिया? प्रैग्मेटिक मतलब एक प्रैक्टिकल अप्रोच लिया, प्रैक्टिकली ऐसे ऐसे किया जा सकता है, उसे कहेंगे हम प्रैग्मेटिक। समझ गए? ठीक है, चलो मीनिंग देखेंगे फिर। क्या है मीनिंग? डीलिंग विद थिंग्स सेंसिबली एंड रियलिस्टिकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रियलिस्टिक रह के ना, जो है उस चीज को रियलिटी क्या है वो चीज को समझ के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, दैट इज रियलिस्टिकली, इन अ वे दैट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल रादर देन थ्योरेटिकल कंसिडरेशंस। बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल कंसिडरेशंस ना करते हुए प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है उन चीजों को समझ के निर्णय लेना, इसे कहेंगे हम प्रैग्मेटिक अप्रोच। ठीक, जैसे करियर के बारे में बहुत बार निर्णय लेते वक्त बच्चों में क्या प्रॉब्लम हो जाता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हो, थोड़ा सा अगर प्रैग्मेटिक हो गए यानी रियलिस्टिक सोचने लगे तो अपनी परिस्थिति अभी क्या है, अभी कैसे हो, क्या है, उस हिसाब से अगर एडमिशन लेने का सोचे तो ज़्यादा अच्छा होता है ना। अननेसेसरीली बहुत बड़े बड़े कॉलेज के बारे में सोचना, अपने को मार्क्स नहीं मिल रहे, कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर भी बहुत बड़े कॉलेज में बहुत सारा पैसा खर्चा करके एडमिशन लेने में मतलब नहीं बनता फिर, राइट। तो अगर रियलिस्टिक प्रैग्मेटिक होकर सोचे तो अपने मार्क्स के हिसाब से कॉलेज मिले तो ज़्यादा अच्छा है, उसे कहेंगे हम प्रैग्मेटिक। सिनोनिम क्या होगा? प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक या सेंसिबल, जहाँ पे आपने सेंस यूज किया है। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? आइडियलिस्टिक, बहुत आइडियल पे जाने वाले, नहीं वही कॉलेज से करना है चाहे जितना खर्चा हो जाए चलेगा, आइडियलिस्टिक हो गया। इम्प्रैक्टिकल अप्रोच हो गया या अनरियलिस्टिक, जिसकी सत्यता से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, दैट इज अनरियलिस्टिक। समझ गए? प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल। चलो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, हमेशा आपने सुना होगा, सटल। आज के जो वर्ड्स है ना, बहुत चुन चुन के लाऊं, इजी टाइप के वर्ड्स जो हम हमेशा सुनते तो है लेकिन उनका एग्जैक्ट मीनिंग बहुत बार पता नहीं होता, इसलिए सटल। अब ये सटल वर्ड आपने हमेशा सुना है, सटल है, हाँ, इसमें बी इज साइलेंट, बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। सटल, देखो क्या दिया है, द आर्टिस्ट यूज ऑफ कलर वॉज सो सटल, इतना सटल था दैट इट क्रिएटेड अ पीसफुल एटमॉस्फियर, है ना। उन्होंने जो, वो आर्टिस्ट ने जो कलर्स यूज किए थे वो इतने बारीक तरीके से यूज किए थे कि उसकी वजह से एक पीसफुल एटमॉस्फियर तैयार हो गया। सटल का मतलब होता है बहुत बारीक, बहुत डेलिकेट
चीज। अगर दो वर्ड्स हैं, कोई भी दो वर्ड्स जो सिनोनिम्स है, जिनके मीनिंग्स ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन वहां पे एक सटल डिफरेंस होता है। कभी भी दो वर्ड एग्जैक्टली सेम मीनिंग के नहीं होंगे, कुछ ना कुछ तो उसमें डिफरेंस होगा, मतलब स्लाइट डिफरेंस होगा। तो स्लाइट डिफरेंस को हम कहते हैं कि देयर इज अ सटल डिफरेंस। सटल सटल मतलब बहुत बारीक, उनमें अंतर है, कुछ छोटी सी बारीक सी चीज, डेलिकेट चीज कोई, उसे कहेंगे हम सटल। तो मीनिंग क्या होगा इसका? सो डेलिकेट और प्रिसाइज एज टू बी डिफिकल्ट टू एनालाइज और डिस्क्राइब। जिसको एनालाइज करना, डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे मैंने अभी कहा, दो वर्ड्स में डिफरेंस है, बहुत बारीक डिफरेंस है, उसको समझाना भी बहुत बार मुश्किल हो जाता है कि डिफरेंस क्या है, लेकिन है, तो दैट इज अ सटल डिफरेंस। ठीक है। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? डेलिकेट, इल्यूसिव, जो इल्यूड करे। इल्यूसिव वर्ड किससे बना? इल्यूड से, यानी इल्यूड से इल्यूसिव बना या इल्यूसिव से इल्यूड, वो दोनों सेम ही है। इल्यूड करे मतलब सच्चाई से या किसी चीज से आपको दूर लेके जाए, दैट इज इल्यूड, थोड़ा सा दूर रखे। अंडरस्टेटेड तो एग्जैक्टली नहीं बता सकते आप। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? ऑब्वियस। ऑब्वियस मतलब जो है दिखावा, दिखने वाली चीज। कोई भी चीज अगर डायरेक्टली दिखे तो उसे कहेंगे हम कि ये ऑब्वियस है। ब्लेटेंट, ब्लेटेंट का मतलब होता है बेशर्मी भरा। ब्लेटेंट मीन्स बेशर्मी भरा। और कॉन्स्पिक्यूअस, कॉन्स्पिक्यूअस का भी मतलब है जो दिखावा करे, जो दिखावा हो, कि जो सीधा सीधा पता चले, ये देखा, दिखने से पता चल रहा है, मतलब वो चीज ऑब्वियस है या वो चीज कॉन्स्पिक्यूअस। समझ गए? सटल जो दिखने पे पता ना चले, बहुत बारीक डिफरेंस हो या बहुत बारीक कोई चीज हो जो दिखने पे डायरेक्टली पता ना चले, दैट इज सटल। चलो नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड, अरे ये वर्ड का तो मीनिंग अभी देखा हमने, ब्लेटेंट, अभी देखा ना क्या होता है ब्लेटेंट। ब्लेटेंट मतलब बेशर्मी भरा, जहां पे शेम नहीं है, दैट इज ब्लेटेंट। देखो सेंटेंस आपको ध्यान में आ जाएगा। हिज ब्लेटेंट डिसरिगार्ड फॉर द रूल्स गॉट हिम इनटू ट्रबल विद द ऑथोरिटीज। उसका रूल्स को ना मानना, डिसरिगार्ड करना मतलब ना मानना, है ना, ना मानना, और वो भी कैसा? बेशर्मी से, वाहियात तरीके से किसी चीज को करना, दैट इज ब्लेटेंट। समझ गए? मीनिंग क्या है इसका? डन ओपनली एंड अनशेम्डली। देखो ये है अनशेम्डली, जहां पे शर्म नहीं है, कोई बेशर्मी भरा है। ऑब्वियस है, सिनोनिम क्या होंगे इसके? ऑब्वियस, दिख ही रहा है, इतना बेशर्मी भरा है। कॉन्स्पिक्यूअस है या ओवर्ट है, कुछ ज्यादा ही, अननेसेसरीली कुछ ज्यादा चीज कर देना, अननेसेसरीली ज्यादा की चीज करना, दैट इज कॉल्ड ओवर्ट। एंटोनिम क्या होंगे इसके फिर? सटल, बारीक, जो ध्यान में ना आए। डिस्क्रीट, जितना जरूरी है उतना। और इनकॉन्स्पिक्यूअस, जहां पे सीधा सीधा ना दिखे, छुपा हुआ हो। ठीक है, बहुत बारीक डिफरेंस। क्लियर? यहां तक क्लियर है, ब्लेटेंट तक। चले नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज डेट्रीमेंटल। तो डेट्रीमेंटल का मतलब होता है ऐसी चीज जिससे हालत खराब हो। हालत खराब होगी मतलब वो चीज हार्मफुल होगी भैया। तो हार्मफुल होने, जो चीज आपको हार्म करे, दैट इज डेट्रीमेंटल। देखो यहां क्या दिया है? स्मोकिंग हैज अ डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन योर हेल्थ। आपके हेल्थ पे स्मोकिंग का एक डेट्रीमेंटल इफेक्ट होता है। डेट्रीमेंटल मतलब हालत खराब होते जाती है, ठीक है, दैट इज डेट्रीमेंटल। मतलब देखो मीनिंग, टेंडिंग टू कॉज हार्म, जो हार्मफुल हो, जिससे हार्म हो। सिनोनिम क्या होगा इसका? हार्मफुल, डैमेजिंग, इंजोरियस। या एंटोनिम, ऐसी चीज जो बेनिफिशियल हो, एडवांटेजियस हो या हेल्पफुल हो। समझ गए? तो बहुत इजी वर्ड है डेट्रीमेंटल, मतलब हार्मफुल, जिससे नुकसान हो, वो डेट्रीमेंटल है। चलो नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज कन्वोल्यूटेड। कन्वोल्यूटेड, चलो कन्वोल्यूटेड का सेंटेंस पढ़ेंगे, मीनिंग पता चल जाएगा। द प्लॉट ऑफ द मूवी वॉज सो कन्वोल्यूटेड दैट इट वॉज हार्ड टू अंडरस्टैंड वॉट वॉज हैपनिंग। मूवी का जो प्लॉट था, मूवी की जो कहानी थी, वो इतनी कन्वोल्यूटेड थी कि पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। मतलब इतनी कंफ्यूजिंग थी, इतनी इतनी
कॉम्प्लेक्स थी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी। तो कॉम्प्लेक्स होना, कॉम्प्लिकेटेड होना, है ना, या कंफ्यूजिंग होना, इसको कहेंगे हम कॉन्वोल्यूटेड। ठीक है, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब क्या? एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू फॉलो। डिफिकल्ट टू फॉलो मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सिनोनिम क्या होगा इसका? कॉम्प्लिकेटेड, है ना, बहुत मुश्किल भरी। इंट्रिकेट, जिसमें बारीक बारीक बहुत सारी चीजें हैं, दैट इज इंट्रिकेट। बहुत बार हम बोलते हैं ना इंट्रिकेट डिजाइन है। इंट्रिकेट मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत छोटी 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 चीजें उसमें की गई है, दैट इज इंट्रिकेट। डिटेल्ड है बहुत। टैंगल्ड, टैंगल्ड मतलब सब गुंता गुंती वाला, है ना, जिसमें धागे जैसे वो एक दूसरे में गुंज जाते हैं, वैसे टैंगल्ड। एंटोनिम क्या होगा इसका? एकदम सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्लियर, ये एंटोनिम हो गया। कॉन्वोल्यूटेड समझ गया? एकदम कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग चीज, दैट इज कॉन्वोल्यूटेड। क्लियर? पक्का? देखो कंफ्यूजिंग दोनों है। एम्बिग्यूअस हमने वर्ड देखा था, उससे भी कंफ्यूजन होता है। कॉन्वोल्यूटेड है, उससे भी कंफ्यूजन होता है। और डिफरेंस क्या है? एम्बिग्यूअस में कंफ्यूजन इसकी वजह से होता है कि एक ही चीज के दो अर्थ निकाले जा सकते हैं, इसलिए कंफ्यूजन है। कॉन्वोल्यूटेड में कोई भी चीज कंफ्यूजिंग इसलिए है कि वहां पे चीजें बहुत मिक्सअप हो गई है, सारी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए कंफ्यूजिंग है। वो चक्रव्यूह की तरह है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूजिंग। समझ गए? चलो नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड एंड द लास्ट फॉर टुडे इज आर्डियस। आर्डियस ये वर्ड है, क्या है आर्डियस का मीनिंग? आर्डियस बोलो या आर्डस बोलो, आर्डस बोला तो भी चलता। क्लाइंबिंग द स्टीप माउंटेन वॉज एन आर्डस टास्क। स्टीप माउंटेन पे चलना कैसा टास्क था? आर्डस टास्क था। दैट टेस्टेड देयर एंड्योरेंस। एंड्योरेंस मतलब सहन शक्ति। तो ये टास्क कैसा था? बहुत मुश्किल भरा था, बहुत टफ था, बहुत थका देने वाला था, इसलिए उसने सहन शक्ति को टेस्ट किया। मीनिंग क्या होगा फिर उसका? इन्वॉल्विंग और रिक्वायरिंग स्ट्रेनस एफर्ट। स्ट्रेनस मतलब जिससे स्ट्रेन हो, बहुत मेहनत जिसमें लगे, ऐसे एफर्ट को स्ट्रेनस कहेंगे। डिफिकल्ट एंड टायरिंग। सिनोनिम क्या होगा इसका? समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट, स्ट्रेनस और लेबोरियस। जहां पे मेहनत बहुत करनी पड़े, उसे उस टास्क को हम कहेंगे आर्डस टास्क। राइट नाउ प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स इज वेरी आर्डस। आर्डस मतलब इट इज वेरी टफ, इट इज टायरिंग। एंटोनिम क्या होगा इसका? इजी, एफर्टलेस या एकदम सिंपल। ठीक, तो यहां तक क्लियर है आई सपोज। जो वर्ड्स हमने यहां तक देखे वो सारे क्लियर है। नाउ लेट अस स्टार्ट रीडिंग द एडिटोरियल। तो just so the editorial is now in front of you. You start reading the editorial. ये पहला पार्ट पढ़ो। once you read it we will discuss it. ठीक है, चलो start reading.
डन हो गया, गुड। चलो, तो क्या है एडिटोरियल में ये एक्सप्रेस व्यू ऑन श्रीजेश जर्सी नंबर 3। पी आर श्रीजेश जो केरला से आते हैं, वो अभी अभी ओलंपिक होने के बाद उन्होंने रिटायरमेंट लिया। ब्रॉन्ज में इंडियन हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिला, ओलंपिक में इंडियन हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिला, तो इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे। ठीक है, चलो इनके बारे में है एडिटोरियल पढ़ेंगे। स्पोर्टिंग लीजेंड्स आर नॉट ऑलवेज मेड इन एकेडमीज, समटाइम्स दे आर अ कंजंक्शन ऑफ टैलेंट एंड फेट। टैलेंट और फेट का कंजंक्शन होता है। हमेशा स्पोर्टिंग के जो लेजेंड्स होते हैं वो हमेशा एकेडमीज में नहीं मिलते, बहुत बार टैलेंट और फेट, फेट मतलब नसीब, इन दोनों के मेल जोल से ही बन सकते हैं। पी आर श्रीजेश वन ऑफ द आर्किटेक्ट्स ऑफ इंडियन हॉकीज रिवाइवल। इंडियन हॉकी का जो रिवाइवल हुआ है, मतलब बीच में एक फेज ऐसा था, पहले एक फेज ऐसा था जब इंडियन हॉकी का कोई तोड़ ही नहीं था किसी के पास, सबसे बेहतरीन थे। बाद में एक ऐसा फेज आया जहां पे हमने बहुत ही बुरा परफॉर्म किया, बहुत ही बुरा, लेकिन उसके बाद अभी पिछले कुछ सालों में इंडियन हॉकी वापस उस तरक्की करते हुए दिख रही है। तो ये जो रिवाइवल हो रहा है इंडियन हॉकी का, उसमें एक इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट करके कौन है, तो पी आर श्रीजेश, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन हॉकीज रिवाइवल एंड द टीम्स सेकंड स्ट्रेट ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल। स्ट्रेट ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल, पिछली 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में भी हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और अभी 2024 पेरिस ओलंपिक्स में। ट्रैवर्स्ड, ऑन ट्रैवर्स्ड पी आर श्रीजेश। देखो ये ट्रैवर्स जो है ये वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन है, पी आर श्रीजेश, राइट। तो सब्जेक्ट यहां है, वर्ब यहां है, बीच में बाकी सारी चीज डिल दी। ठीक है, तो ट्रैवर्स्ड एन अनयूजुअल पाथ टू ग्रेटनेस। पी आर श्रीजेश ट्रैवर्स्ड एन अनयूजुअल पाथ टू ग्रेटनेस। इन्होंने ग्रेटनेस पाने के लिए एक अलग सा पाथ ट्रैवर्स किया। ट्रैवर्स किया मतलब पार किया, ट्रैवल किया और ट्रैवल करके पार किया। अनयूजुअल पाथ टू ग्रेटनेस। बिफोर हिम हॉकी बेयरली स्ट्रक अ कॉर्ड इन अ फुटबॉल मैड केरला। ही कम्स फ्रॉम केरला। ठीक है, तो इससे पहले, वो आने से पहले हॉकी सेल्डम या बेयरली स्ट्रक अ कॉर्ड। स्ट्रक अ कॉर्ड का मतलब है बहुत ही फीलिंग्स, इमोशंस कुछ खास थे नहीं केरला में हॉकी के लिए। केरला हैज ऑलवेज बीन नोन फॉर फुटबॉल। श्रीजेश, from a family of farmers, himself had not played hockey until he joined a sports school. जब तक स्पोर्ट्स स्कूल उन्होंने खुद ने ज्वाइन नहीं किया था, तब तक तो उन्होंने भी हॉकी खेली नहीं थी। Even after a coach diverted him to hockey, he took up goalkeeping because he was too lazy to run laps around the ground in the morning. और जब हॉकी खेलना शुरू भी किया, वो भी कोच ने डाइवर्ट किया था। कोच ने बोला कि तुम हॉकी खेलो, तो शायद उनको गोलकीपर की जरूरत होगी, इसलिए इनको खड़ा कर दिया। तो ही चोज गोलकीपिंग। इन्होंने चूज किया कि नहीं, मुझे गोलकीपर ही बनना है। क्यों गोलकीपर बनना है? क्योंकि इन्हें भागना बहुत जान पे आता था। ही वॉज टू लेजी टू रन लैप्स अराउंड दी ग्राउंड, है ना, गोल गोल भागना सुबह उठ के इनको जान पे आता था, तो गोलकीपर बन गए। देखो, कीपिंग के ग्लव्स लेके दो ग्रेट नाम हमारे सामने अभी जहन में आते हैं नए नए। एक जो अभी रिटायर हुए वो, एक तो MS धोनी, जिन्होंने क्रिकेट में विकेट कीपिंग के ग्लोव्स पहन के जादू किया, और दूसरे हॉकी में गोल कीपिंग करने वाले पी आर श्रीजेश। ठीक, चलो नेक्स्ट। 2.5 decades and 329 इंटरनेशनल गेम्स लेटर। अब अचानक हम उनके कॉलेज के दिनों से कहाँ आ गए, स्कूल के दिनों से सीधा 2.5 decades बाद, 25 साल बाद। अब उस चीज को 25 साल हो गए, उस बात को 25 साल हो गए, और 329 इंटरनेशनल गेम्स के बाद ही हैज रिटायर्ड एज वन ऑफ द कंट्रीज ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर्स। इस देश के आज तक के सबसे बेहतरीन हॉकी प्लेयर्स में उनका नाम अभी शुमार हो चुका है। एंड इन एन अल्टीमेट हैट टिप टू द चैंपियन। क्या दिया है? हैट टिप। हैट टिप मतलब जब कोई बहुत अच्छा करता है तो इंग्लिश लोग क्या करते हैं, हैट उतार के उसको रिस्पेक्ट देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड हैट टिप, है ना। तो एक हैट टिप टू द चैंपियन जो दी है किसने? द इंडियन हॉकी बॉडी ऑल्सो रिटायर्ड हिज जर्सी नंबर। एक हैट टिप उनका सम्मान करने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए इंडियन हॉकी का जो फेडरेशन है, जिसको हॉकी इंडिया कहते हैं, HI, हॉकी इंडिया ने वो जो जर्सी नंबर पहनते थे
जिसके बारे में हमने टॉप पे ही बात की थी, जर्सी नंबर 16, उसको रिटायर कर दिया। नेवर विल इंडिया हैव अ श्रीजेश और नंबर 16। तो अब हॉकी में श्रीजेश भी नहीं दिखेंगे इंटरनेशनल हॉकी खेलते हुए, और 16 नंबर की जर्सी में कोई भी प्लेयर नहीं दिखेगा क्योंकि उस नंबर को रिटायर कर दिया है। बिफोर हिम इंडिया, लाइक ब्राजीलियन फुटबॉल इन देयर हेडे, सेल्डम बॉदर्ड लेट अलोन रेवर्ड इट्स गोलकीपर्स। ये बहुत मस्त सेंटेंस है, देखो इसमें यानी हिस्ट्री के बारे में एक ही सेंटेंस में बोल दिया है सारा। इनके पहले, किनके पहले बिफोर हिम बोले तो श्रीजेश आने के पहले इंडिया लाइक ब्राजीलियन फुटबॉल इन देयर हेडे, ब्राजीलियन फुटबॉल के जैसे इंडियन हॉकी टीम भी, तब जब उनके हेडे थे, हेडे का मतलब सुनहरे दिन, इंडियन हॉकी के जो सुनहरे दिन थे या ब्राजीलियन फुटबॉल के जो सुनहरे दिन थे, वो दिनों में क्या हुआ था, सेल्डम बॉदर्ड, वो बहुत ही कम चिंता करते थे किसके बारे में, लेट अलोन रेवर्ड, रेवर्ड का मतलब हम पिछले 2 क्लासेस से देख रहे हैं, रेवर्ड या रेवरेंट, रेवर्ड मतलब किसी का सम्मान करना, तो वो बॉदर ही नहीं कर, एक तो चिंता ही नहीं करते थे, किसकी चिंता नहीं करते थे, गोलकीपर की, कौन गोलकीपर है, कैसा है, इसकी चिंता ही नहीं होती थी, है ना। सम्मान करना तो दूर, लेकिन चिंता भी नहीं करते थे कि गोलकीपर कौन है और कैसा है। क्यों? क्योंकि हमारे टीम के जो फॉरवर्ड्स थे, जो मिडफील्ड में खेलते थे, जो डिफेंड करते थे, वो लोग इतने बेहतरीन थे कि उनको गोलकीपर की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, यानी गोल हमारे पे कोई अटैक करेगा ये डर ही नहीं था। जब हम ओलंपिक में 1948, 1936, फिर 1936 का ओलंपिक हो गया, फिर 1948 का ओलंपिक हो गया, बीच में भी जितने सारे ओलंपिक्स हुए, हम जब ओलंपिक की फाइनल्स खेलते थे उसमें भी हम 8-1 वगैरह ऐसे गोल से हराते थे, यानी 10-10, 15-15 गोल मारते थे हम एक ही मैच में, 24-24, 25-25 गोल मार रहे हैं हमारी हॉकी की टीम। तो इतनी ग्रेट इंडियन हॉकी की टीम थी, इसलिए इतने ज्यादा गोल्स मारते थे तो गोलकीपर का चिंता ही नहीं थी उनको, कोई भी खड़ा रहना हमारे पे गोल मारने के, इधर के हाफ में भी नहीं आने वाला कोई, ऐसा उन्हें लगता था। तो वो टाइम की हॉकी अलग थी, उसमें इंडिया ने, इसलिए तो सबसे ज्यादा ओलंपिक में गोल्ड मेडल इंडिया ने हॉकी में ही जीते, राइट। चलो समझ गया ये पहला पार्ट, इसलिए हुआ इस समय पे हमें गोलकीपर्स की चिंता नहीं होती थी, पर उसके बाद लगने लगी और इसलिए श्रीजेश बने ग्रेटेस्ट गोलकीपर। चलो गो थ्रू दी सेकंड पार्ट, दिस इज द लास्ट पार्ट, आज इतना ही है एडिटर, पढ़ो इसको। चलो डन, क्या दिया है फिर लास्ट पार्ट में, The goal guards were eternally overshadowed by twinkling forwards। जैसा मैंने अभी कहा, हमारे जो गोल के गार्ड्स थे, गोल गार्ड्स मतलब कौन, गोलकीपर्स, है ना, ये क्या होते थे, वेर इटरनली ओवरशैडोड, इटरनली मतलब हमेशा के लिए,
इनको हमेशा के लिए छुपा के रख दिया गया था। छुपा के रख दिया मतलब ये हमेशा के लिए ढक गए थे। किनकी वजह से? क्योंकि हमारे ट्विंकलिंग फॉरवर्ड्स थे। ट्विंकलिंग मतलब शाइन करने वाले। हमारे जो फॉरवर्ड्स थे इतने बेहतरीन थे कि एक मैच में 8-8, 10-10 गोल अकेले मार लेते थे, है ना। ट्विंकलिंग फॉरवर्ड्स एंड वर्चुअसो मिडफील्डर्स। वर्चुअसो मतलब एकदम अपना, वर्चुअस का मतलब हमने कल देखा था अगर आपको याद होगा तो। वर्चुअस मतलब सभ्य, अपना काम सही से करने वाले, ऐसे मिडफील्डर्स थे हमारे यहाँ। एंड रिसेंटली पावरफुल ड्रैग फ्लिकर्स। और अभी रिसेंट हिस्ट्री में हमारे ड्रैग फ्लिकर्स बहुत फेमस हुए, है ना। अभी हमारे जो इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन है, ही इज अ वेरी गुड ड्रैग फ्लिकर विथ हिज लाइटनिंग रिफ्लेक्सेस एंड कमांडिंग कंपोजर। देखो क्वालिटीज, लाइटनिंग रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्सेस मतलब झट से इधर उधर जाने की स्किल, और कमांडिंग कंपोजर यानी मुश्किल के समय पे भी शांत रहने का स्वभाव। ही ओपन द आईज ऑफ द कंट्री टू द अनसंग वर्च्यूज ऑफ गोलकीपिंग। यानी वो ए श्रीजेश थे जिनमें पहली बार भारत ने एक हॉकी में बेहतरीन गोलकीपर पाया। ऑफन एज इन द पेरिस 2024 क्वार्टर फाइनल अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन। हमारी जो इसी ओलंपिक में ग्रेट ब्रिटेन के साथ क्वार्टर फाइनल हुई थी, जिसमें पेनल्टी शूट आउट तक बात आ गई थी। व्हेन इंडिया वेयर डाउन टू 10 मैन, एक प्लेयर को हमारे कार्ड मिलने की वजह से हम 10 ही प्लेयर्स खेल रहे थे। ही वॉज इंडियाज वन मैन रॉक ऑफ होप। ये एक पत्थर की तरह खड़े थे। ही विंडिकेटेड, विंडिकेटेड मतलब सही साबित करना। ही विंडिकेटेड अ नेशंस होप्स इन हिम। और उन्होंने उन पे जो नेशन ने होप रखी थी उन्हें सही साबित करके बता दिया। श्रीजेश इन शूट आउट्स वॉज अ मैग्नेटिक साइट। मैग्नेटिक साइट मतलब उन्हें बस देखो और देखते रह जाओ, यानी आंखें चिपक जाएंगी, इतनी बेहतरीन गोलकीपिंग की थी। ट्रेडिंग हिज इमेंस विंग स्पैन लाइक एन ईगल, रिड्यूसिंग द विजिबल टारगेट एरिया। जब वो ऐसे हाथ खोल के खड़े होते थे तो विंग स्पैन स्प्रेड होता था उनका ईगल की तरह, है ना, ईगल की तरह लगते थे वो विंग स्पैन स्प्रेड करके। रिड्यूसिंग द विजिबल टारगेट एरिया। अब पूरा अगर गोल को ऐसा कवर कर लेंगे, शाहरुख खान की तरह ऐसा नहीं करते, तो गोल को ऐसा कवर कर लिया तो क्या होगा, रिड्यूस, जो विजिबल टारगेट एरिया वो रिड्यूस हो जाता था। रीडिंग हिज अपोनेंट्स माइंडसेट। अपोनेंट जो गोल मारने के लिए तैयार प्लेयर है उसका माइंडसेट रीड करना कि वो किधर गोल मारने वाला है। ही वॉज द वॉल। तो ये एक दीवार की तरह उनके सामने खड़े होते थे। तो ये दूसरी दीवार है अभी हमारे पास। पहले एक राहुल द्रविड़ थे क्रिकेट में, हॉकी की दीवार PR श्रीजेश। ही वॉज अ रेयर ब्लेंड, फिजिकल येट सेरेब्रल। ये एक बढ़िया सा मिक्सचर है, फिजिकल स्ट्रेंथ भी उनके पास है, फिजिकल कैपेबिलिटीज भी है, क्वालिटीज भी है, और सेरेब्रल, सेरेब्रल मतलब दिमाग भी है, ठीक। एग्रेसिव बट नॉट एरोगेंट, एग्रेसिव है लेकिन एरोगेंस नहीं है उनमें। ही विल बी मिस्ड ऑन द फील्ड बट ही विल ऑल्सो रिमेन एन इंपॉर्टेंट फिगर इन इंडियन हॉकी एज ही assumes charge of junior hockey to share his vast experience and expertise with the younger generation। तो फील्ड पे, हॉकी की फील्ड पे तो हम PR श्रीजेश को मिस करेंगे, खेलते हुए देखना मिस करेंगे, लेकिन हॉकी से वो दूर नहीं गए। उन्होंने जूनियर इंडियन जो हॉकी मेंस टीम है उसकी कोचिंग की जिम्मेदारी संभाली है। तो वो हमें अभी उनका एक्सपीरियंस यंगर जनरेशन्स के साथ शेयर करते हुए दिखेंगे। तो आज का जो ये एडिटोरियल था ये द इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया था, जो एक्सप्रेस व्यू के नाम से आता है। तो आई थॉट थोड़ा सा चेंज किया जाए ताकि एक अलग तरह का पर्सपेक्टिव भी हमें मिले, ठीक। तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए है। 5 क्वेश्चंस तो है, मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन अपनी साइड से देने का ट्राई करूंगा। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव इज व्हाई डिड श्रीजेश डिसाइड टू बिकम अ गोलकीपर। उन्होंने गोलकीपर ही बनना क्यों पसंद किया। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट द टाइटल वॉल इज एप्ट फॉर श्रीजेश। इनके लिए वॉल, ये टाइटल एप्ट क्यों है, सूटेबल क्यों है, ये आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज सिमिलर मीनिंग, नियरली सिमिलर मीनिंग टू द वर्ड ट्रैवर्स्ड। ट्रैवर्स्ड का मोर और लेस सिमिलर मीनिंग आपको बताना है। फ्रेज जो आज है आपके लिए बोल्ड में दी गई है वो है स्ट्रक अ कॉर्ड।
इसका नियरली सेम मीनिंग क्या है वो आपको बताना है। एंड श्रीजेश बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया, कौन से स्टेट से वो आते हैं भारत के, ये आपको बताना है। ठीक, तो दीज आर दी 5 क्वेश्चंस फॉर यू। एक क्वेश्चन का आप आंसर और दे सकते हो। व्हाट इज दी, ये क्वेश्चन मैं मेरी तरफ से आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन 6। इसका आंसर आप डायरेक्टली मुझे कमेंट बॉक्स में देना। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, आपको व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। देखो, इसके लिए मैं आपको ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं, नो ऑप्शंस। ठीक है, आपको जो भी पढ़ने के बाद जो भी टोन लगे आप वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एटलीस्ट अगर आपको टोन ऑफ द पैसेज ढूंढना पड़ेगा तो आप शायद कितने टोन होते हैं पैसेज के वो ढूंढेंगे। ठीक है, सारे आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। एंड यहीं रुकेंगे अभी। लेट अस स्टॉप हियर विद दिस। थैंक यू वेरी मच।